कर लेते हैं। इसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, जो आपका ये है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, यही आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकती है, जो ये एनालिटिकल, इसमें सिनेरियो बेस्ड। क्या है कि जी इसमें आपका लॉजिक, आर्गुमेंट, रीजनिंग, कंक्लूजन, कुछ भी मतलब इस तरह की जो है ना, वो बेसिकली इसमें ये चीज़ें होती हैं। इसमें आपने जो आपको चीज़ दी गई है उसको पहले डीपली स्टडी करना है, देखना है कि भाई वो किस तरह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, और ये वही चीज़ें उसने लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लें तो बेहतर है, ना भी पढ़ें तो कोई नहीं है। जो लॉजिक के बारे में लिखा है, लॉजिक क्या होता है कि देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ लॉजिक एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। For the purpose of logic, an argument is not a quarrel or dispute, but an example of reasoning is in which one or more statements are offered as support, justification. हम सिंपली जो क्वेश्चन है ना उन पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल वो इस तरह का कोई छोटा सा एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, उसमें चंद नीचे ऑप्शन दे देगा, स्टेटमेंट क्या है ये पढ़ते हैं। ये भी पैराग्राफ जैसे पैसेज थे ना उस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। पैसेज जो होता है वो ज़रा लेंथी होता है, इसमें 10 2 3 लाइनें हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है कि ये पढ़ते हैं, व्हाट एवर एल्स माइट बी सेड अबाउट पाकिस्तानी इलेक्शंस, पाकिस्तानी इलेक्शंस के बारे में जो चाहे मर्जी कहा जाए, दे आर क्वाइट अनलाइक दोज इन अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में जो इलेक्शन होते हैं उनसे ये काफ़ी जो है वो अलग होते हैं। जी जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, वो पुरानी वाली हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओके, स्क्रीन शो कर लेते हैं। हाँ, वो बता दिया करें टाइम से ही, अभी हो जाए। अब शो हो रही है सर। चलें ठीक है। तो इसमें क्या है कि एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको कोई जो है वो रीजनिंग में मतलब एक कोई पैरा या कोई लाइनें दे दी जाएंगी, तो उनमें से ही वो आपसे कुछ जो है वो क्वेश्चन कर लेगा, और क्वेश्चन जो है वो जस्ट चेक करना चाह रहा होगा इसको मेन आइडिया की समझ आ गई है। और डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, कोई पैसेज भी हो सकता है, कोई एक लाइन जस्ट हो सकती है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई मैथमेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, कोई ये हो सकता है कि ए इज टू बी, मतलब ए मतलब कह देगा कि दो लोग हैं, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है, और बी सी, बी सी से बड़ा है, और सी ए से क्या होगा फिर, छोटा होगा या बड़ा होगा, इस तरह भी मतलब वो दे सकता है। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट्स ही होती हैं, इसमें क्या है वो कह रहा है, वट एवर एल्स माइट बी सेड अबाउट पाकिस्तानी इलेक्शंस, दे आर क्वाइट अनलाइक दोज इन अदर कंट्रीज इन दैट पाकिस्तानीज मेक चॉइसेस। दूसरे ममालिक में जो इलेक्शन होते हैं ना उनसे ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन कह रहा है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एंड वन चॉइस, इसमें जो है पाकिस्तानी अपनी चॉइस बना लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। एंड वन चॉइस दे कैन मेक इज दिस फ्री कंट्री, इन दिस फ्री कंट्री इज टू स्टे होम। वगैरह उसमें अपनी वो एक मर्जी बना लेते हैं, जो घर में रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते अक्सर जो लोग हैं ना। हालांकि दूसरे मुल्कों में होता है सारे लोग जो है ना वो इलेक्शन वोट डालने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी करते हैं। टर्न आउट जो होता है वो काफ़ी कम होता है दूसरे ममालिक की निस्बत। तो वो कह रहा है, व्हाट इज द ऑथर्स पॉइंट इन द प्रोसीडिंग पैसेज,
कह रहा है वो ऑथर जो है वो इस पैसेज में क्या कहना चाह रहा है। Pakistanis who do decide to vote make more choices than those who do not। पाकिस्तानी जो डिसाइड करते हैं वोट डालना उनके पास ज़्यादा चॉइस होती हैं, जो नहीं डालने जाते उनकी निस्बत। पाकिस्तानी इलेक्शंस embody many negative aspects, most of which are not embodied by elections in other countries। पाकिस्तानी इलेक्शन जो मेन बॉडी होते हैं वो कहता है वो नेगेटिव एक्सपेक्ट जो है वो देखते हैं, लाइक दूसरे कंट्रीज में जैसे कि नहीं होते। चूज नॉट टू वोट इन द prerogative of a free citizen। All citizens vote in every election in European countries। Most Pakistani voters are not well informed enough to vote wisely। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना, चूजिंग नॉट टू वोट, जैसे कुछ ने कहा था ना कि वो घर में जो है वो फ्री चॉइस जो बनाते हैं क्या करते हैं, इन दिस फ्री कंट्रीज टू स्टे एट होम, मतलब घर में रहते हैं। तो कह रहा है चूजिंग नॉट टू वोट इन प्रीरोगेटिव ऑफ अ फ्री सिटीजन, मतलब वो वोट डालने जो है ना वो नहीं जाते। वो कहता है वो वोट ना डालना जो है ना वो एक आज़ाद शहरी होने के नाते उसको चूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कह रहा है ना वो जो दो लाइनें हैं उसमें से उसने थोड़ी सी लॉजिकल एक बात पूछ ली, रीजन की बात पूछ ली है। कुछ भी वो पूछ सकता है, वो जस्ट एक क्वेश्चन बना के। ये आगे उसने एक्सप्लेन भी किया है। देन जो है वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। What doubt that the latest government report will scare Pakistanis away from beef, chicken, and Chinese food, or that it will empty out the restaurants or cause a run on natural food supplies। कह रहा है कि जो वो एक पैरे में लिख रहा है कि जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है क्या करेगी, पाकिस्तानी को डरा देगी बीफ से, चिकन से और चाइनीज फूड से, और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खाली हो जाएंगे, और जो फूड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इफ़ अ डाइट वर टू बी मैंडेटेड फ्रॉम इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद से एक चीज़ को लाजमी करार दिया जाए, पाकिस्तानी प्रोबेबली वुड ऑर्डर द एग्जैक्ट ऑपोजिट कोर्स। मेरा पाकिस्तानी जो है वो उससे एग्जैक्ट मुख्तलिफ जो है वो चीज़ खरीदेंगे। Therefore, the diet that does make sense is to eat a balanced and varied diet composed of food from all food groups and containing a reasonable caloric intake। कहने का मतलब है कि जिस तरह की हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो अक्सर हम उसके उल्ट जो है वो चल रहे होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो एंड पे कह रहा है कि जो बैलेंस डाइट है ना वो जिसमें कैलोरीज का इंटेक रीजनेबल हो, हर चीज़ उसमें मौजूद हो, सब्जियां भी हों, फ्रूट भी हों, गोश्त भी हो, वो हमें खानी चाहिए। तो वो क्वेश्चन करेगा व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली implied by the passage। vitamins are necessary to combat diseases। a recent report warned of risk of meat products and imported beverages। then Then वो कह रहा है unorthodox suggestion for a more nutritional diet were recently made by the government। अब वो कह रहा है कि सर सर आवाज थोड़ा तेज नहीं हो सकता? और मेरा आवाज कम आ रहा है आपको? यस सर, कम होगा। कम आ रहा है? कितना कम आ रहा है? एक सेकंड। स्पीकर हो गया और माइक्रोफोन जो है अच्छा आप बताइएगा मुझे अब कैसी आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर, पहले भी ठीक आ रही थी। हाँ वो उसमें सम टाइम ये होता है कि आपकी तरफ भी नेट का इशू। सर अब ठीक आ रहे हैं, अब सही आ रहे हैं सर, चलें अब ठीक। परफेक्ट आ रहा है। हम्म, क्या? पहले थोड़ा स्लो आ रहा था। हाँ
ठीक है। Which of the following is are specifically implied by the passage? वो कह रहा है कि पैसेज में इनमें से कौन सी जो है वो बात स्पेसिफिकली इम्प्लाई हो रही है। उसने 3 कंडीशन दे दी हैं, मतलब 3 बातें बताई हैं। तो आगे उसने ऑप्शन में क्या है कि जस्ट ओनली वन जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिकली इम्प्लाई हो रही है, ओनली 2 हो रही है, ओनली 3 हो रही है, या ओनली 1 एंड 2 हो रही है, या 2 एंड 3 हो रही है। मतलब हमें ये तीनों कंडीशंस देखनी पड़ेंगी क्या या इनमें से कौन सी जिस पे ज़्यादा वो पैरे में फोकस कर रहा है, तो फिर हमें पता चलेगा। वो कह वाइटामिन आर नेसेसरी टू कम्बैट डिजीज, ये तो कोई इतनी उसने बात ही नहीं की डिजीज की या वाइटामिन की। फिर वो कह रहा है रिसेंट रिपोर्ट वार्नड ऑफ द रिस्क ऑफ मीट प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टेड बेवरेजेस। A recent report warned of the risks of meat products, imported beverages। स्टार्ट में उसने बात कर दी थी कि गवर्नमेंट को जो है वो एक रिपोर्ट आई है कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है कि चिकन वगैरह से, गोश्त से और जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। ये मीट प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली, क्योंकि उनमें मतलब कोई बीमारी वगैरह हो सकती है, कहने का उसका मतलब ये था। तो इसलिए उसने नीचे लिखा था कि इस्लामाबाद जो है वो हमेशा उल्टी, जो इस्लामाबाद खबर देगा आवाम जो है उसकी उल्ट जाएगी। मतलब गवर्नमेंट अगर रोक रही है, आवाम ने फिर भी नहीं रुकना। तो नीचे फिर उसने कहा था कि जी बैलेंस डाइट लें। तो ये जो बात है ना, रिसेंट रिपोर्ट वार्नड ऑफ द रिस्क ऑफ मीट प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड बेवरेज, ये ठीक बात लग रही है। फिर उसने कहा अनऑर्थोडॉक्स सजेशन फॉर अ मोर न्यूट्रिशनल डाइट वर रिसेंटली मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये सजेशन नहीं दी थी अनऑर्थोडॉक्स जो है ना ये न्यूट्रिशनल डाइट की, गवर्नमेंट ने जस्ट रिपोर्ट दी थी। वो उसने खुद से एक बोला है कि पैराग्राफ लिखने वाले ने ना कि जो सिंपली आप बैलेंस डाइट लें। तो ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ये भी गलत है पहला और तीसरा। तो इसमें वही है रिसेंट रिपोर्ट वार्नड ऑफ द रिस्क, ये जो बी है ना ओनली 2, ये वही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। मतलब इस तरह का पैरा दे के ना वो उसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन कर सकता है, जस्ट ये एक तरह का हो जाएगा। ये इस तरह के ही आगे उसने बातें लिखी हुई हैं। आप मतलब वो किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है उसमें, लॉजिकल टेक्निक हो सकती है, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उसके जो पैरा है उसको पढ़ें, उसको देखें वो किस तरह उसने क्वेश्चन किया, और ख़ुद से उसको जो आंसर करने की ना कोशिश करें। ये भी आगे उसने जो है वो पैरे बना के उसमें से क्वेश्चंस किए हुए हैं। इनमें से भी हम एक पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। इन एन इन वाइट्रो स्टडी 160 वाइट कैट्स वर इंजेक्टेड विद साल्ट एक्स। कह रहा है एक स्टडी हुई है उसमें जी, जो कैट्स हैं 160 उनको एक साल्ट था, एक्स साल्ट, वो इंजेक्ट किया गया, उसका नाम एक्स साल्ट उसने बोला है यहाँ पे। 160 अदर कैट्स वर इंजेक्टेड विद प्लेसबो, मतलब कोई वैक्सीन होगी शायद जिनको वो लगाई गई डिफरेंट अदर कैट्स को। इन 2 weeks 39% ऑफ वाइट कैट्स who were injected with white salt showed symptoms of के फीवर, उनको एक फीवर हो गया जिसका नाम के था। जिन बिल्लियों को हमने स्टार्ट में 160 को दिया था ना एक साल्ट, उनमें से 39% को वो फीवर हो गया थी। Hence it can be concluded that key fever is caused by some elements similar to elements in salt K। कह रहा है कि जो ये के फीवर हुआ है ना, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कॉज हुआ है सम एलिमेंट सिमिलर टू एलिमेंट्स ऑफ सॉल्ट के जो एलिमेंट्स है ना कुछ, उनकी वजह से वो कह रहा है कि वो फीवर हो गया। अब वो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मोर सीरियसली वीकन द अबव डिस्कस। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो मतलब ऊपर वाले पैरे को वीक कर देगी। बाकी जो सारी हैं वो ठीक होंगी स्टेटमेंट्स, वो उसको ठीक करेंगी, उसको स्ट्रेंथन करेंगी इसकी बात को, लेकिन कोई एक बात होगी ना वो गलत होगी, कहने का मतलब है वो वीक कर देगी उस पैरे का मतलब ही।
तो वो क्या है, ऑप्शन दे रहा है पीपल सफरिंग फ्रॉम के फीवर आर द विक्टिम्स ऑफ द गोल्डन वाइपर ऑफ सिंध। ये तो उसने कोई डिस्कशन की, वाइपर जो है वो मेरे ख्याल में सांप होता है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम के फीवर आर द विक्टिम्स ऑफ द गोल्डन वाइपर ऑफ सिंध। One among the 160 cats had already showed symptoms of cave fever prior to the experiment. The natural habitats of white cats does not contain any of the elements found in X salt. The 160 white cats used in the experiment were kept isolated from each other. The scientists administered the injections being ignorant of the countries of the salt used. तो इसमें जो ऑप्शन ए लग रहा है ना, उसमें देखें उसने बात की है के फीवर की। among the 160 white cats had already showed symptoms of the K fever prior to the experiment। ये उसने कहीं बात की नहीं है कि जब हमने वो, ये देखिए उसने कहा है कि जी 160 cats were injected with X salt। तो अगर हम ये बात करें जो उसने बी में बोली है among the 160 cats had already showed, अगर हम पहले ही ये बात करेंगे जी ये पहले बिल्लियों को 160 को जो है ना वो तो सिम्टम्स थी, तो इसका मतलब है कि तो वो तो सारी जो उसने स्टडी कर रहा है साइंटिफिक वो तो रॉन्ग हो जाएगी। मतलब उसको पहले से ही बिल्लियों को बुखार था और उसने उस पे वो साल्ट टैक्स लगा दिया जानते हुए भी। तो वो उस जो पैरा है ना उसको सारे को वो क्या कर सकती है, उसकी उसको वीक कर सकती है, उसकी रिसर्च को वीक कर सकती है ये वाली बात। ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इन any one of the cats was suffering from K fever prior to the injection of the Saltex, then there is doubt that the cats were already suffering from K fever or they got K fever by the injection of salt। मतलब इसमें अब डाउट हो गया है कि आया कि उनको पहले जो है वो बुखार था या कि जो साल्ट है वो लगाने से उनको बुखार हुआ है। तो उसकी जो रिसर्च है ना वो सारी रॉन्ग हो सकती है जस्ट इतनी सी स्टेटमेंट की बेस पे। जो रिसर्च होती है वो बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है, उसमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, स्टेटमेंट जो बनानी होती है। तो ये क्वेश्चन 2 जो है ना ये भी इस तरह का ही होगा। मतलब आपने इनको पढ़ लेना है पैराग्राफ्स को, कोई 3-4 पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया तो हमने किस तरह से आंसर करना है। बाकी बहुत ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वहीं पे आपके एट द टाइम जो है ना वो मेंटल एबिलिटी जो है वो आपकी चेक होती है। जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना क्योंकि उसमें फार्मूलाज वगैरह हैं तो वो आपको याद करने पड़ेंगे सारे। और आपके जो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे जनरल नॉलेज है या इस्लामियात पाक स्टडीज़ वो भी कुछ ना कुछ हमें तैयार करनी पड़ती हैं, या इंग्लिश के जो एनालॉजी वो सिनोनिम्स एंटोनिम है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं इसमें आपकी एनालॉजीज हो गई, आपके ये पैराग्राफ पैसेज हो गया, और इस तरह का जो होता है एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, ये एट द स्पॉट ही आप का जो माइंड है वो टेस्ट कर रहा होता है। तो आपने बस वहाँ पे फोकस से उस चीज़ को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है 1-2 बार, फिर उस क्वेश्चंस को समझना है, ये चीज़ होती है। एट द टाइम आप चीज़ को समझो। बस पहले से आपने अगर वो उनका मतलब समझा हुआ है या समझा हुआ है कि वो क्या चीज़ होती है तो फिर आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर आप बिल्कुल ही आपका माइंड ब्लैंक है और आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं तो फिर उसका मतलब फिर आप को समझ नहीं आती कि भाई मैं क्या करूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को एक बार आप जो जो मैंने करवाई है उनको पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको कोई मसला भी नहीं होगा। मतलब जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं इन चीज़ों के लिए यही बड़ी है। आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है, किस तरह से वो क्वेश्चन कर सकता है। बाकी इनको जो जो मैंने आपको नोट्स या बुक्स दी हैं उनको पढ़ें। अब ये आगे जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग में मोस्टली ना वो मैथमेटिकल क्वेश्चन कर सकता है। मतलब मैं कोई स्टेटमेंट थोड़ी सी मैथमेटिकल उसको वे में पूछी जा सकती है, ABCD का यूज़ कर सकता है। वो कोई आपका जो है वो एज के रिलेटेड बात कर सकता है, वेट के रिलेटेड कुछ भी वो इस तरह का पूछ सकता है उसमें। तो
वो हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल उसकी। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये जस्ट समझाने के लिए उसने कहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोस्ट अदर सिटीज। ऑप्शन ए में वो कह रहा है जी बी, ये बी सिटी है, ये ज़्यादा शहरों से कनेक्टेड है। फिर वो कह रहा है जी सी सिटी, ये ज़्यादा शहरों से कनेक्टेड है। डी सिटी, ये ज़्यादा से कनेक्टेड है। ई सिटी, अच्छा, और फिर एफ। मतलब इस तरह के जो होते हैं ना, वो वहां पे बैठे ही आपको दिखने से ही आइडिया हो जाता है, समझ आ जाती है। आपने थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे आपका माइंड यूज हो रहा है ना, अब इसमें कोई आपकी एफएससी की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं यूज हो रही, कोई आपका रट्टा नहीं यूज हो रहा, जस्ट आपका माइंड यूज हो रहा है। अब आपने देखना है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है जिसके साथ ज्यादा शहर कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये देखें, डी के साथ सी और बी हो रहे हैं दो, सी के साथ बी और डी दो, ई के साथ जस्ट एफ हो रहा है, जी के साथ भी एफ हो रहा है, मतलब एक एक या दो दो। इनमें से वाहिद जो बी है ना, ये देखें, बी जो सिटी है उसके साथ एक, दो और तीन शहर कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो बी सिटी है वो करेक्ट होगा। जस्ट आपका जो है ना, वो उसने माइंड यूज किया है। तो ये डायग्राम वाला है, लाजमी नहीं कि वो डायग्राम वाला दे, वो सीरीज वगैरह दे सकता है, कुछ और दे सकता है। अब वो कोई पैसेज दे सकता है, उसमें से वो क्वेश्चन दे सकता है। अब वो देख, वो ये ना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं अक्सर। इसमें क्या होता है कि उसने एक पैरा दिया होता है, उसमें आगे चार पांच कंडीशंस दी होती हैं। कंडीशंस कैसे कि, और ये यही सबसे वहां पे ना थोड़ा सा टाइम लेता है। कंडीशंस बना देता है, उसमें पहले स्टेटमेंट देता है, फिर वो कंडीशंस बना देता है और फिर आगे ऑप्शंस देता है। कैसे कि वो ये देखें, अब उसने कहा जी 9 इंडिविजुअल्स माइनस एक्स वाई माइनस जी ई वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस एंड आर टू serve on three committees labeled A, B, and C. Each candidate should serve on exactly one of the committees. ये अब उसने कंडीशन दी है। पहले उसने बोला है 9 इंडिविजुअल्स हैं और तीन कमिटीज हैं ए बी सी, उनको उन्होंने सर्व करना है। जिसने क्या कंडीशन पहली क्या है, ईच कमेटी। बिल्कुल सर, ये सवाल आया था इस दफा आया था। सेकंड टेस्ट। जी, कमेटी वाला सवाल आया था ABCD। यस सर, सेकंड टेस्ट में आया था। हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन वो लाजमी देता है, चाहे उसमें कमेटी हो, चाहे उसमें कोई तीन चार और चीजें हों, चाहे वो स्टूडेंट्स के ना सब्जेक्ट दे दे कि फिजिक्स। सर ये वाला थोड़ा समझा देना। हाँ, वो चाहे वो कह सकता है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें नंबर्स के डिवीजन की बात कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमने इसको बैठ के आराम से समझना है। इसका हाल ये होता है कि ना, जो एक आपके पास पेज होता है ना रफ, उसके ऊपर आप ना एक इनकी ड्रा कर लें, बजाय कि आप जबानी बैठ के करें ना, आप इनकी कंडीशंस वहाँ पे लिख लें। पहले तो आप ना ऊपर लिख लें इंडिविजुअल 9 स्टूडेंट्स का बना लें कि जी ये स्टूडेंट टोटल हैं। फिर आप ये लिख लें कि जी तीन कमेटियां हैं ए बी और सी, मतलब कि साइड पे लिख लें तीन कमेटीज ए बी और सी। और आपको पता होना चाहिए कि ये इन तीनों कमेटियों को ये सर्व करेंगे। अब जो पहली कंडीशन है, उसने कहा ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी। ये आपने साइड पे लिख लेना है कि हर स्टूडेंट जो है ना, वो इन तीनों कमेटीज में आना चाहिए लाजमी। ठीक है। फिर आपने देखना है, उसने बोला है कॉमन कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन कमेटी बी। ए में जो है ना, वो कह रहा है कि कमेटी बी से एक मेंबर ज्यादा होना चाहिए लाजमी। ये भी आपने कंडीशन लिख लेनी है टू, चाहे इसको शॉर्ट करके लिख लें
मतलब कि ए कमेटी और 1 मेंबर मोर, इस तरह करके ना 1 लिख के और ऊपर आप लिख लें मोर, देन बी लिख लें कंडीशंस। फिर उसमें लिख लें एक और, उसने बोला है इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी। वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सी में कोई भी मेंबर ना हो, मतलब लाजमी सी का कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। फिर ये भी आप लिख लें कंडीशन साइड पे, अमंग जी वाई एंड एक्स नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। जेड वाई और जो एक्स है ना, ये कमेटी ए में नहीं आ सकते। जेड वाई और एक्स ये पहले जो तीनों है ना, ये ए में नहीं आ सकते, बी और सी में आ सकते हैं। फिर वो कह रहा है अमंग डब्ल्यू यू वी एंड यू नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। ये तीनों सी में नहीं आ सकते, बाकी दोनों में आ सकते हैं। फिर अमंग टी एस एंड आर नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। ये जो है अमंग नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी, अमंग टी एस एंड आर नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। ये भी वो कह रहा है कि ये तीनों भी, ये यहाँ पे पता नहीं किसी एक में उसने बी लिखना था शायद, क्योंकि दोनों हों उसने सी लिख दी हैं, फिर तो ये 6 के 6 जो है वो सर्व नहीं कर सकेंगे, वो सीधे भी लिख सकता था। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि मे बी यहाँ पे उसने बी लिखना था। चलें अभी हम देख लेते हैं सी के हवाले से, देख लेते हैं कि ये जो 3 डब्ल्यू यू वी और टी एस आर जो है ना, ये 6 के 6 सी में नहीं आ सकते, और पहले वाले 3 जो हैं वो ए में नहीं आ सकते। अब वो क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाह रहा है, ये सब चीज़ें अब हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी और फिर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। In case D and Z are the individuals serving on committee B, how many of the 9 individuals serve on committee C? कह रहा है कि इन केस टी और जी जो है ना वो सर्व बी को कर रहे हैं, टी और जी, टी और जी जो है वो बी को कर रहे हैं, तो वो कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी सी। वो कह रहा है कि 9 में से सी को कितने सर्व कर सकते हैं, सी के 6 तो ये जो है ना हमने पढ़ा है, ये तो सी को ऑलरेडी नहीं होंगे सी में, टी एस आर बी डब्ल्यू यू ये तो होने ही नहीं है सी में। तो एक जो है टी और जी, टी जो है, जी जो है वो एक ए में होना है, और टी जो है वो ऑलरेडी जो है इन इन सी में ही होना है, ये वाला। तो हमारे पास जस्ट एक जी बचा है यहाँ पे। सी जो है ना वो हमने देखना कमेटी बी में है, और टी जो है, जी और टी भी बी में है, दो। तो उसने कहा सी में कितने बचे हैं, टी तो ऑलरेडी नहीं आ सकता, जी बचता था, जी वाई और एक्स यही सी में आ सकते थे, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी नहीं आने थे सी में। अब जी वाई और एक्स में से भी एक हमारा जी जो है वो दूसरी कमेटी में चला गया है बी में, तो जस्ट एक्स और जो वाई है ना ये बचते हैं। अब हम देखते हैं आया ऑप्शन भी है कि नहीं है, या ऑप्शन में भी ये नहीं है। अब उसने यहाँ पे 4 लिखा है, ये हम देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, फिर हमें आइडिया होगा। इफ 2 पर्सन सर्व इन कमेटी बी देन 3 वुड वर्क इन ए। अगर 2 लोग जो है ना वो कह रहा है कमेटी बी में सर्व करें, ये वाले टी एंड जी, टी एंड जी किसको करें, बी को, देन 3 वुड वर्क इन ए। 3 जो है वो ए में वर्क करेंगे। टोटल इज टोटल 6 इन ए एंड बी, द रेस्ट 4 ऑफ द पर्सन वुड सर्व इन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे उसने टोटल इंडिविजुअल की भी बात की है 9। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस टोटल इन ए एंड बी इज 6, मतलब ए और बी में 6 चले गए हैं, द रेस्ट वुड वर्क इन सी। रेस्ट जो है वो सी में चले जाएंगे। ये यहाँ पे ज़रा टेक्निकल हो गया है, क्योंकि इसमें अच्छा मुझे जो बताया जो आपको आया था वो इतना ही लेंथी था, या उसमें कुछ स्टेटमेंट और थी। जी जी सर, यही यही इतनी लेंथी था, 5 MCQ इकट्ठे किए हुए थे इसका। एग्जैक्ट यही था या ये इससे ज़रा डिफरेंट भी था।
यही था सर, बस सिर्फ नाम थे वो, नाम वगैरह लगे। ये तो एक्स वाई जेड है, वो नाम थे, 5-6 नाम थे। अब इसमें ना जो मुझे लग रहा है ना, जो जहाँ पे कोई गलती गड़बड़ हुई है, वो जो अब ऑप्शन ये है ना, ये वाला ए, और जो उसने सी 2 बार लिख दिया है, मुझे लगता है यहाँ पे एक में बी आना था यहाँ पे। ये सेंटर वाले में। हाँ, क्योंकि ये देखिए ना, 3 ए में उसने क्या है वो सर्व कर सकते हैं, फिर आना था 3 जो है बी में कर सकते हैं, और 3 जो है ना वो सी में कर सकते हैं। फिर हमें जो है ना स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये हमें उसको सही होना था समझने में। अब जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये गड़बड़ हो गया सारा कुछ। चलें हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार इसको छोड़ दें। सिर्फ ये एक वर्ड जो है गलत लगने की वजह से। नहीं तो मैं इसको इस तरह करूँगा, मैं इसको ना एक पेज पे ड्रा करके इसको सॉल्व करके ना, तो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा और फिर दोबारा कल समझा भी दूंगा। क्योंकि ये मैं इसको बी यहाँ पे करूँगा और फिर सारा बैठ के सॉल्व करूँगा। फिर ओके सर। द बेस्ट रिस्पॉन्स डी, क्योंकि अब ये सारा ही गड़बड़ हो जाना है, सारे क्वेश्चन में ही आगे पीछे चीज़ें हो जानी है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड की वजह से। चले मैं इसको ना सॉल्व करूंगा और कल जो है आपको ग्रुप में। सर ये एमसीक्यू जो है ये बिल्कुल शुरू में दिए थे हमें, हमारे शुरू में आए थे टी कॉपी में, तो जिसकी वजह से हमने इसको पढ़ा है तो सारा दिमाग उड़ गया, मैं इधर उधर आपको हो गया, बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा जो था। इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, मैं खुद जब करता हूँ ना पेपर्स में, सर इसके मैं इसके हमेशा एंड पे रखता हूँ। इसके आधे क्वेश्चन शुरू में दिए थे और आधे एंड में दिए थे, तो पता ही नहीं था। फिर 50 मिनट बाद आके सर ने कहा है कि इसके आधे क्वेश्चन पीछे बिल्कुल बैक में है। तो हम्म जब वहां से देखा है तब जाके कुछ पता चला है, वरना इस तरह तो नहीं पता चला। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको हल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप उसको हमेशा रखें एंड पे। जो ठीक इस है तरह सर। के टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपने स्टार्ट में नहीं करने। स्टार्ट में आपने जो सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे ना, जो मैथ्स या इंग्लिश है, इस्लामियात है, फिजिक्स है, जो आप पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा ये ऑप्शन ए बी सी में इसको हो सकता है, फौरन उसको लगाते जाएं। ठीक है, टाइम आपने अपना जो है ना वो सबसे पहले माइंड में रखना है। तो उसके बाद जो चीज़ होती है वो इनमें होती है आपका, मतलब इजी क्वेश्चन पहले कर लें, और जो बाद में टफ आपको लगता है ना पोर्शन, वो आप बाद में करें, आपका टाइम बचेगा। और एंड पे फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी आ रहा ना, तो आप उसको एक आईडिया से टिक लगाएं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। आप लोगों ने लास्ट टाइम दिया था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी? नहीं सर, नहीं। नहीं थी ना। तो पहले आपने जो आते हैं वो सारे करने हैं, फिर जो टाइम बचे वो इनको देना है। और उसमें अगर जितने आपसे क्वेश्चन हो जाएं वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर वैसे टिक कर लें। और इसका मेन ये होता है कि स्टेटमेंट जो है ना, अगर आपको समझ आ गई है ना, तो फिर आगे जो क्वेश्चन है वो करना इजी हो जाता है। स्टेटमेंट ही मेजर और कंडीशंस टाइम लेती हैं, वो समझ आ गई हैं 1 2 3 4 5 6, फिर वो सारा हो जाता है। इसको हम जो है ना वो, आप लोग टेंशन नहीं ले, मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके भेजूंगा, इसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा सारा ही। आज रात को मैं बैठ के कर लूंगा और कल ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मुझे इसका पेज नंबर देखने दे, 200 पेज पे है। चलें ठीक है, और कल फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। और इस तरह के लाजमी एक जो है ना वो आएगा पेपर में आपके, उसके 5 6 जो नंबर होंगे वो, उनके कंडीशंस जो हैं वो, हर एक जो क्वेश्चन होगा उसका एक नंबर होगा। तो ये वाले जो पैरे हैं ना, ये इसमें जो 7 8 पैरे हैं वो आप लोग कोशिश करें। बाकी मैं आप लोगों को जो है ना वो रात को सॉल्व करके ना वो लाजमी भेज दूंगा, रात को नहीं तो कल भेज दूंगा। चलें आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल जो है वो हम इसका अगला साथ वाला कर लेंगे, जिसमें वो मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐड कर सकता है, जो हमने मैथ पढ़ी है ना वो वाले ऐड कर सकता है। और जो सर ये फिजिक्स वगैरह कहाँ से